हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सारांश कार्तिक क्लासेस। तो आज के इस बेहतरीन से लेक्चर के अंदर हम एक नई टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम देखेंगे भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस अगर हुई है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, मतलब हम फिजिकली देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। साथ के साथ हम केमिकल इक्वेशन के बारे में समझने वाले हैं कि भाई क्या होता है, कैसे लिखी जाती है। साथ के साथ हम बैलेंसिंग को भी देखेंगे, भाई बैलेंसिंग क्यों की जाती है, क्यों जरूरत होती है और हम करते क्यों, ऑब्वियस बात है बैलेंसिंग को। तो सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे केमिकल रिएक्शन को लेकर, इक्वेशन को लेकर, बैलेंसिंग को लेकर, वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये सारे सवालों को कैसे हल किया जाता है, कैसे हम समझ सकते हैं सभी कहानी को। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, लास्ट तक बनिए रहेगा, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे, हर सवाल इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लियर रहेंगे, है ना। और साथ साथ इसी के साथ इसी लेक्चर पर आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे, इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी देखेंगे, है ना। केमिकल रिएक्शंस से क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या टाइप हैं, उनके भी और क्या क्या टाइप्स हैं, सबको विद एग्जाम्पल, विद डीप मैकेनिज्म, सब कहानी को हम देखेंगे। तो बिल्कुल इस सीरीज के साथ जुड़िएगा, आपके हर डाउट इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक हो या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकता है? हमारे एटम्स आ सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, कंपाउंड्स आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले, है ना, राइट। जैसे हम ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, एक साथ रिएक्ट करवा दे, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या हम H2O ले लें और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, दो अलग अलग कंपाउंड ले लें, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है उनको, यानी अलग अलग एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस को जब हम इंटरेक्ट कराते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस, जिसके अंदर एटम आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, हर टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस जो अर्थ पर पाए जाते हैं, वो अकेले हों या अपने जैसे अलग अलग और केमिकल सब्सटेंस के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से, और कन्वर्ट होते हैं या फिर बनाते हैं अलग सब्सटेंस, अलग ही नए केमिकल सब्सटेंस, अलग ही नए केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिन सब्सटेंस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जो पूरा काम होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक और बात ध्यान से समझते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर भले वो कंपाउंड अकेला हो या उसके जैसे हो, या और अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस जिसके अंदर कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस सब आ जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं अलग ही न्यू सब्सटेंस जिनकी अपनी अलग ही प्रॉपर्टी होती है ना। तो उस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन वाइज है, अगर हम थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से समझे तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन, आयोडीन, और जो कि आपस में रिएक्ट होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ध्यान से अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके अलग हमारे पास आयोडीन है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है। मैंने क्या किया, दो या फिर एक अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, दोनों अलग अलग हैं, आपस में इंटरेक्ट हुए, उन्होंने एक नया ही कंपाउंड बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी अपनी ही अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी ही अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो यहां जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो पूरी कहानी यहां पर बनी, इसी को केमिकल रिएक्शन कह दिया। अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझें तो केमिकल रिएक्शन एक टाइप का केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज होता क्या है? पहली बात तो सिंपल भाषा में अगर समझे तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर एक नया ही सब्सटेंस बनता है, या फिर सिंपल भाषा में कहे तो जो बनता है उसको वापस उस रूप में नहीं ला सकते जिससे वो बना था। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं पेपर का। मेरे पास एक पेपर है और मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, समझ गए ना, फायर, उसमें आग लगा दी, तो क्या बनेगी?
उसकी राख बनेगी और CO2 निकलेगा, यानी क्या एसिड निकलेंगी एज वेल एज उसमें जो है राख, मतलब वो पेपर जल के राख बन के गिरने लगेगा। तो ये जो एस या फिर जो CO2 निकला, राइट, अब इन दोनों चीजों को आपस में मिलाकर कभी आप पेपर या ऑक्सीजन नहीं पा सकते, कॉमन सेंस नहीं आएगी वापस। हाँ, पेपर जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तुम्हें एस और CO2 मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी CO2 और एस को मिला के तुम्हें पेपर दोबारा थोड़ी मिल जाएगा या ऑक्सीजन दोबारा थोड़ी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ ये जो पूरा चेंज हुआ इसी को केमिकल चेंज कहा, राइट, जहां पर कोई नया सब्सटेंस बना और जो बना है वो ऐसा बना है कि उसको वापस उस रूप में नहीं ला सकते जिससे वो बना था। तो वहां जो पूरा चेंज हुआ उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, कोवलेंट कंपाउंड्स हो, आयनिक कंपाउंड्स हो, कोई भी हो, उनका रीअरेंजमेंट होता है। ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर कोई नया एटम, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो एक पोस्टुलेट था जो कि बिल्कुल सही था कि एटम को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। भगवान ने जितना एटम धरती पर बना के छोड़ दिया उतना ही रहेगा जितना है, ना तुमसे तुम कभी डिस्ट्रॉय या खत्म कर सकते हो ना ही कभी तुम नया बना सकते हो। तो इन केमिकल रिएक्शंस में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। हाँ देखो, नया कंपाउंड बनता है मतलब कोई नया एटम नहीं बनता, है ना। जो एटम, जिस एटम्स ने या जिन एटम ने इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है वही आपस में रीअरेंज होके बस एक नया कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, यही एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो हाइड्रोजन था और आयोडीन था। हाइड्रोजन अलग कंपाउंड है, अलग एटम है, और आयोडीन अलग एटम है, मानते हैं। दोनों आपस में रीअरेंज हुए हैं, मानते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड एक अलग ही कंपाउंड बन करके हमारे पास आया है, लेकिन बना तो हाइड्रोजन और आयोडीन से ही है। इसमें कोई नया एटम तो नहीं आ गया। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता तो इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्रिएट हुआ है, राइट, पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई कंपाउंड या कोई एटम आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन आता, इसका मतलब तुमने आयोडीन डिस्ट्रॉय हो गया इसमें, वो भी नहीं हुआ, दोनों आए हैं। तो दोनों का बस इस तरह रीअरेंजमेंट होकर नया कंपाउंड बना है जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जितने यूज हुए हैं उतने ही वापस भी आए हैं, बस अलग रूप में, ऐसे समझो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं। मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया, या सिंपल भाषा में कहें तो हाइड्रोजन को मैंने जला दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? पानी। अब यहां पर ये गैस है, यहां पर भी ये गैस है, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन हुई, यानी जो पूरा प्रोसेस हुआ, केमिकल चेंज हुआ, तो यहां पर इन दोनों एटम्स का इस तरह रीअरेंजमेंट हो गया कि जो बना ना वो लिक्विड की फॉर्म में आ गया, बस स्टेट चेंज हो गई। पर यहां कहीं भी कोई भी एटम डिस्ट्रॉय, कोई भी एटम क्रिएट नहीं हुआ है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा है, मिले भी हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, कोई नया कंपाउंड नहीं मिला, या फिर कोई कंपाउंड यहां पर खत्म भी नहीं हुआ, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग को ध्यान रखते हैं तो अब अगर हम बैलेंसिंग को देखें तो बैलेंसिंग भी ये कहती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही होती है, ये लाइन पढ़ेंगे। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि अलग अलग जो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स आते हैं वो चीजें, ठीक है, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स अकर्स। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर असल में हो क्या रहा होता है, जब रीअरेंजमेंट होता है ना, तो जो पहले के बने बॉन्ड होते हैं वो तो टूट जाते हैं, राइट, और नए एटम के साथ नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहां पे क्या हुआ है ऐसा, तो इसका मैकेनिज्म यहां समझते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन अपने ही जैसे दूसरा हाइड्रोजन से क्या है, बॉन्ड बनाए हुए। जैसे ही मैंने इसकी प्रेजेंस में आयोडीन लाया, राइट, एक रिएक्शन हुई, तो आयोडीन भी अपने जैसे एक दूसरा आयोडीन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहां अगर आप समझे तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक छोटी सी बात है, राइट, कि जब अपने जैसे बंदों के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो ज्यादातर कोवलेंट ही बनता है, आयोनिक नहीं बनता, ठीक है। वैसे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे भी एक जल्दी से लेक्चर आने वाला है ना, उसमें आप समझ जाओगे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है। जिसको नहीं पता, बाकी जिसको पता है तो वो एंजॉय करे, जिसको नहीं पता जल्दी लेक्चर आने वाला है, इस लेक्चर में भी जल्दी जल्दी प्यार दें, ठीक है।
ज्यादा लाइक करें, ठीक है। बाकी हम अपनी पढ़ाई पर वापस आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन से बना हुआ है, आयोडीन भी अपने ही आयोडीन से बंधा हुआ है। तो असल में जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, उस केस में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इसमें जो पुराना बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये टूटा। आयोडीन के केस में भी यही हुआ, ये भी बॉन्ड क्या हुआ, टूटा। अब जब ये बॉन्ड टूटा, तो इस हाइड्रोजन ने इस नए आयोडीन के साथ नया बॉन्ड बनाया, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी ऐसे ही आयोडीन के साथ नया बॉन्ड बनाया। ऐसे ही इस रिएक्शन में कई सारे हाइड्रोजन आयोडीन होंगे। ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा होगा, बहुत सारे आयोडीन ने अपने बीच का बॉन्ड तोड़ा होगा। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बनाया होगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन ने दूसरे आयोडीन के साथ बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन ने एक नया बॉन्ड विद आयोडीन बनाया होगा। तो यहाँ पर बना हमारे पास HI। ऐसे फिर HI बना होगा, ऐसे HI बना होगा। तो ऐसे 2 मोल ऑफ HI बन गए। यहां से मिला हमें 2HI, राइट। सेम चीज यहां पर हुई है, इसको भी डिस्कस कर। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस O2, क्या बना था, 2H2O। यहाँ पे 2 लगा दे, ये बैलेंसिंग है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। मेन मैकेनिज्म समझते हैं। हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन भी अपने ही एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा। अब याद रखना, जब बॉन्ड टूटा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, यानी सराउंडिंग से इस रिएक्शन ने क्या ली होगी, एनर्जी ली होगी। सराउंडिंग अपने इन्वायरमेंट से एनर्जी ली होगी, वो एनर्जी यूज होगी बॉन्ड को तोड़ने में। फिर जो एनर्जी रिलीज हुई, जो बॉन्ड टूटने के बाद एनर्जी आई, उस एनर्जी ने नया बॉन्ड बनाया। समझो, अभी बॉन्ड था, ठीक है, बाहर से एनर्जी ली तो पुराने बॉन्ड टूट गए। पुराने बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी रेडिएट हुई, बाहर निकली, उस एनर्जी ने नए बॉन्ड बनवाए। यानी जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड टूटा तो एक एनर्जी निकली होगी, एनर्जी निकली तो उसने क्या करा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बनवाया। इसको मैं से डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। सेम केस इस वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुआ होगा, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना। यानी हुआ क्या, पुराने बॉन्ड टूटे तो इस हाइड्रोजन ने ऐसे एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, ऐसे सेम ही ऑक्सीजन के साथ बनाया। समझे। लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, राइट। एक वैलेंसी अभी भी खाली है ऑक्सीजन की, भाई उसे टोटल ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना। एक तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक और होगा। तो ऐसे ही कहीं से एक और ऑक्सीजन आया होगा, उसने फिर इसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाया। ऐसे इसके लिए कोई ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन आया होगा, सॉरी, उसने ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिल करके 2H2 बने होंगे। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग है, अलग बात। ठीक है, फिलहाल मैकेनिज्म समझ में आया। पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, राइट। पुराने बॉन्ड टूटे, जो एनर्जी लगी, और जो टूटने के बाद एनर्जी रेडिएट हुई, उसने नए बॉन्ड बनवाए। सेम चीज हर केमिकल रिएक्शंस में हो रही है, चाहे वो कंपाउंड के बीच में हो, चाहे वो एलिमेंट्स के बीच में हो, चाहे वो आयंस के बीच में ही क्यों ना हो, सब में कहानी सेम चलती है। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं, और इसी को हम रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। पहले कुछ अरेंजमेंट था, अब रीअरेंज हो गया ना, बस वो हाइड्रोजन से हट के ऑक्सीजन से साथ जुड़ने लगा। और अब फर्क कितना था, अभी तक ऑक्सीजन अपने से ऑक्सीजन से मिल रहा था, अब ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ने लगा। यानी बस रीअरेंजमेंट चेंज हो गया, कहानी चेंज हो गई, बस इतना फर्क आया है। इसको और एक प्यारा एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH4। तो जब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा, क्या बनेगा देखना, CO2 प्लस H2O। अगर हम इसमें देखें तो कोई भी एटम ना तो बना है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। समझो, कार्बन था पहले, बाद में भी कार्बन मिला हमें, ऑक्सीजन था, हमें ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन था, हमें हाइड्रोजन मिला। कोई नई चीज नहीं बनी, ना ही कोई डिस्ट्रॉय होकर चला गया, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन है ही नहीं, है भाई ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन था हमारे रिएक्टेंट में, राइट। सेम चीज यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना हुआ था, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड तोड़े, उसने फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। इस कुछ हाइड्रोजन जो अलग हुए, उन्होंने कुछ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो एक में बना कार्बन डाइऑक्साइड और एक में बन गया हमारे पास वाटर, पानी। सिंपल। बस बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में फिर एनर्जी रेडिएट हुई, तो बस इस रिएक्शन में देखो, मान लो 50 जूल ऑफ एनर्जी निकल गई, अब मान लो 40 जूल तो इसे बनाने में लग गई, 10 जूल बची ना, तो 10 जूल बाहर आ गई। यानी इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी क्या आ जाती है, बाहर भी आती है, यानी कुछ एनर्जी रेडिएट भी होती है, इस रिएक्शन से बाहर भी आती है। मान लो 50 जूल बॉन्ड तोड़ने के बाद निकली होगी, तो उसमें से लो 40 जूल तो नए बॉन्ड बनाने में लग गई, तो 10 अब भी बच गई ना, तो 10 बाहर आ गई,
सिंपल वेस्ट मटेरियल कह सकते हो, पर हमारे लिए यूज आता है इसका। तो बात की बात है, क्लियर हुआ किस तरीके से मैकेनिज्म चल रहा है। सेम हर रिएक्शन में ऐसे सेम काम चल रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या है। पहली चीज रिएक्टेंट और दूसरी चीज प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि इस पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। तो रिएक्टेंट क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए। और इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, यानी इन एग्जांपल्स में ये जो है ये चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट, क्योंकि यही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए। सेम इस वाली एग्जांपल में ये हमारा मीथेन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में कुछ ये तीन चीज नई बनाने के लिए। तो बस ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट जो इनके रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, समझो, जो रिएक्टेंट के इंटरेक्ट करने से, बॉन्ड को तोड़ने से, नए बॉन्ड बनने से जो नई चीज हमें मिलती है, जो नया बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, बस वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, जो नया सब्सटेंस बना। तो इस वाले एग्जांपल में वाटर नया सब्सटेंस बना, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। और इसी वाले एग्जांपल में CO2 हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर मतलब, और हमारे पास एनर्जी, तो ये तीन चीज हमारे लिए प्रोडक्ट है, ये कुछ नया बना है, राइट, सिंपल। और एक प्यारी बात याद रखना, हमेशा रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे हमेशा, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर होंगे, और बीच में हमारा एरो का साइन ही आएगा, ठीक है। अब समझते हैं बहुत प्यारी बात, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो ये अभी जो हम ऊपर कर रहे थे सब केमिकल इक्वेशन ही है, यानी अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? यानी जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के रूप में दिखाते हैं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बस उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्यों भाई, क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात भाई, कोई केमिकल रिएक्शन, सपोज मैंने केमिकल रिएक्शन किया, मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिएक्ट करवाया, कोई नया सब्सटेंस बना, केमिकल चेंज हुआ, नया पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन को हम सिंपल में लिखते हैं, जैसे मतलब, तो यहाँ तो रिएक्शन छोटी थी, मान लो कोई बड़ी रिएक्शन होता, कोई बड़ा कंपाउंड हो, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसे तुम ऐसे लिखते रहते हमेशा, तो काफी लोड बढ़ जाता। और ह्यूमन का नेचर है कि वो हर चीज क्या करना चाहता है? सिंपल इजी अपने लिए करना चाहता है। तो वहीं से केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। भाई किसी साइंटिस्ट ने बोला कि हमने हर एलिमेंट के, हर आइटम के भाई सिंबल तो बना ही रखे हैं, तो क्यों ना इन चीज को सिंबॉलिक रूप में दिखाना शुरू कर दें, ताकि हमारा भी काम आसान हो, दिखने में भी सुंदर रहे, मजा भी आए। तो बस मैग्नीशियम का जो सिंबल है उसी को दिखाना शुरू कर दिया, यानी Mg। इससे समझ गए भाई मैग्नीशियम है, यहाँ पर लिखना था रिएक्ट। इस रिएक्ट को हमने यूज करा, भाई प्लस लगा देंगे, प्लस का मतलब ये इससे रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का हो गया O2 क्यों लिखा, O क्यों नहीं लिखा? O2 क्योंकि ऑक्सीजन का रिएक्ट करना मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ही रिएक्ट करना, क्योंकि कभी भी सिंगल ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, आप सबको पता है, हमेशा उसका मॉलिक्यूल फॉर्म ही स्टेबल होता है, इस वजह से O2 लिखा मैंने। टू गिव को बोला भाई चलो एरो के रूप में दिखाते हो। एरो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता हुआ होगा, हमेशा उसका हेड प्रोडक्ट की तरफ होगा, टेल रिएक्टेंट की तरफ होगा, समझ गए?
तो यानी टेल रिएक्टेंट की तरफ, हेड प्रोडक्ट की तरफ हमेशा ये रहेगा, और हमेशा रिएक्टेंट LHS में होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, और हमेशा राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको लिखते हैं MgO। ठीक है, MgO। ठीक है, अब यही साथ साथ हम बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। वाई, क्यों, देखो अब ध्यान से समझना। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, ऐसे ही हम सभी रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बस केमिकल इक्वेशन, सिंपल है चीज। अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, अब ध्यान देना। देखो, पहले तो हमने उस चीज को केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, ये नॉर्मल सिंबॉलिक फॉर्म था, हमने सिंबॉलिक वे में इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने सिंबॉलिक रूप में लिखना शुरू करा और सभी रिएक्शंस को देखा, तो किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई जब हमने सिंबॉलिक रूप में नहीं लिखा ना, तो सिंबल में कहीं कहीं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो रिएक्टेंट में मान लो अगर 4 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो रही है, तो प्रोडक्ट में तो 3 ही आ रही है, यानी एक ऑक्सीजन गायब हो गई। जैसे यहाँ पर देखो, एक मैग्नीशियम है तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम, अच्छी बात है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में तो एक ही, यानी एक डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन भाई डेल्टन साहब ने तो कहा था कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सॉरी मास क्यों भाई, देखो मैग्नीशियम का कुछ मास है, ऑक्सीजन का मास है। अब यहां पर किसका मास जुड़ रहा है, एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन यहां कितनों का मास जुड़ेगा, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन का मास यहां पर कम हो जाएगा ना, कॉमन सेंस लगाओ, कम हो जाएगा, यानी मास क्या होगा, डिस्ट्रॉय। लेकिन किसने कहा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि ना तो मास को तुम बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहां तो हम डिस्ट्रॉय कर चुके भाई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ Mg2 लगा दूं तो ये नहीं होगा ना, कॉमन सेंस, यहाँ पे O लगा दूं तो ऐसे नहीं बैलेंस करना। क्यों नहीं करना, ये क्यों नहीं करते, अरे किसी भी केमिकल कंपाउंड को लिखने के एक रूल्स है, उस रूल के अनुसार जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कैसे लाए, तो इसके आगे हम लिखते हैं कोफिशिएंट में 2, 3 जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको आगे लिखते हैं, इससे समझ जाते हैं हम। ठीक है, जैसे एक मैग्नीशियम अच्छी बात है, तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, इसको रीराइट दोबारा लिखता हूँ इस वाले एग्जांपल को, सब मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। तो आप लिखोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे ही, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो रियल सिंबॉलिक फॉर्म होगा तो यही। अब इसको बैलेंस करेंगे, बस न्यूमेरिक वैल्यूज आगे लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ मैग्नीशियम 2 लगा दो, सिंपल। अब क्या समझो ना, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम। मान लो अगर एक मैग्नीशियम का मास है x, तो 2 का 2x, सिंपल। तो यहाँ पर 2x प्लस एक ऑक्सीजन का y है तो 2 का 2y, सेम चीज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। अब ये 2 आगे का मतलब है कि 2 मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन से भी, यानी यहाँ पर 2 मैग्नीशियम भी और ऑक्सीजन भी 2 ही है। तो यहाँ भी क्या होगा, 2x प्लस 2y। देखो दोनों चीज सेम है, मास भी सेम है, ना तो मास क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। सेम चीज, एटम भी सेम है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पर 2 थे ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन मिले, बस रीअरेंजमेंट चेंज हो गया, कहानी चेंज हो गई है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बस आगे सब कुछ सेम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर एटम के डाल्टन का पोस्टुलेट कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सिंपल कहानी, सेम कहानी हर रिएक्शंस के साथ हो रहा है। यही रिक्वायरमेंट है बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग हम करते ही इसलिए क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना शुरू करा लोगों ने, तो ये ऑब्जर्वेशन आई कि भाई जब हम सिंबॉलिक लिख रहे हैं, सिंबॉलिक वे हमारा गलत नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखेंगे MgO ही, लेकिन जब रिएक्शंस को ध्यान से देखा तो भाई इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर दिया हमने लिखने में। ऑल्दो रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा, लेकिन लिखते समय तो ऐसा दिख रहा है नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है। तो उसका हल निकाला कि भाई क्यों ना हम इसको बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाए और उसमें इंटीजर वैल्यूज से हम उसको बैलेंस करें, वो भी आगे लगा के, बीच में नहीं। क्यों बीच में लगाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप चेंज कर चुके हो, राइट, वो रूल्स रेगुलेशन आप तोड़ रहे हो, सिंपल सी बात है जो कभी साइंटिस्टों ने बनाए हैं। तो इसलिए ये वाला मेथड यूज किया गया, तो इसी को बैलेंसिंग कह दिया। और बैलेंसिंग का मतलब ये है, या फिर बैलेंसिंग होती इसलिए ताकि हम ये रिप्रेजेंट करें कि भाई एटम को ना तुम क्रिएट कर ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि देखो जो रियल लाइफ में रिएक्शन हो रही है वो तो हो रही है, वो तो स्टेबल है, वो हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो वो दिख थोड़ी रहा है तुम्हें कि भाई Mg जा रहा है, देखो वो ऑक्सीजन जा रहा है ना, वो
वो विजुअलाइजेशन तो नहीं दिख रही ना रियल लाइफ में, तो तुम्हें बस वो धुआं सा दिख रहा होगा, ऐसे दिख रही होगी, वो जलने में तुम्हें बस वो रोशनी दिख रही होगी, सिंपल है। अब ऑक्सीजन उसमें ओ लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा होगा ना, ये चीज तो हमने बनाई है, खुद ने, इंसानों ने बनाई है, इंसानों ने ये सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल बनाए हैं, राइट। तो जब ऐसे लिखा गया तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि हम लिखने में भी ये रिप्रेजेंट कर सकें भाई हमारा कोई भी आइटम डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं हुआ है, सब कुछ स्टेबल है और सब कुछ पुराने बनाए गए लॉज के अनुसार ही है, जो कि सच लॉ है, जो कि सच्चाई को बयां करते हैं। इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को हम जब इक्वेशन में लिखते हैं तो उसको बैलेंसिंग के थ्रू बैलेंस करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने समझा, आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। चलो अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो हमने कहा था, जो ये है कि केमिकल रिएक्शन जब अगर हो रही है तो फिजिकली हम कैसे अपनी आंखों से देखकर बता पाएंगे भाई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, राइट। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो उसका पहला मेथड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ हीट, कुछ रिएक्शंस में, राइट। थर्ड मेथड है चेंजिंग ऑफ कलर, COLOUR, ठीक है। और फोर्थ आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसको एक एक करके समझते हैं, यानी क्या है। और भी हो सकते हैं मेथड, पर लगभग इनके इर्द गिर्द या फिर ये कह सकते हो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर भी यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो समझते हैं एक एक करके सारी चीजें, कहानी क्या है। तो देखो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ फिजिकल इंडिकेशन देती है वो, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन को जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलेगा कि हीट तो लिख लेगी, देखो पानी बनेगा, वो तो आप फिजिकली वैसे आप देख ही लोगे, राइट। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, जलाओगे तो CO2 वगैरह गैस भी निकलेगी, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ना, बिल्कुल क्लीनेस्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट, राइट। कुछ रिएक्शंस में फिजिकली दिखेगी ये चीजें, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी। और दूसरे एग्जांपल जैसे मीथेन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दो, CO2 निकलेगा तो गैस की फॉर्म में निकलेगा, तुम समझ जाओगे फिजिकली देख करके केमिकल रिएक्शन हो चुकी है ठीक है। यानी मान लो कभी कभी होता है कि आपने मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई नहीं है अभी, क्योंकि ना तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ ना तो चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन में कलर को चेंज करके आपको पता चलेगा, राइट। कुछ में हीट निकलेगी, जैसे हीट तो मीथेन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पे भी निकलेगी। चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, नॉर्मल था, जैसे तुमने कुछ डाला तो भाई वो तो कंटेनर्स में मैंने कुछ डाला जहाँ जिसमें मैंने रिएक्शन करा वो तो गर्म हो गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर या फिर फॉर्मेशन ऑफ हीट कुछ रिएक्शंस में। ऐसे ही कुछ में प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कुछ रिएक्शन में कुछ ऐसे इंसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे इंसोल्यूबल पार्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, होते वो एटम्स ही हैं, वो पार्टिकल्स ही हैं, वो इंसोल्यूबल पार्टिकल्स जो सोल्यूबल नहीं होते नेचर में, वो कुछ रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं। तो उनके बनने से भी हम पता लगा लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है उन्हें देख करके। कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि इंसोल्यूबल पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। जैसे ये होते कैसे है, सिंपल समझो, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नहीं मिल पाते, तो जो नहीं मिल पाते वही हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं, उन्हीं इंसोल्यूबल पार्टिकल्स एटम्स को हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं, या इसको कहते हैं ऐसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। सेम चीज है। तो ये कुछ 4 बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जिसको देख करके फिजिकली हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे उस बिल्कुल, अगर हम केमिकली देख रहे हैं, केमिकल आई से कहने का अर्थ है कि असल में क्या हो रहा है, डीप मैकेनिज्म, तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, नए पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, वो तो फिजिकली नहीं देख सकते ना, वो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है जो आप देख सकते हो प्यार से अपनी आंखों से, और इनको देख करके आप पता लगा सकते हो केमिकल रिएक्शन हुआ है,
ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज हमने जितना भी देखा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। क्या क्या देखा क्विक रिवीजन के साथ सम अप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्स्ट चीज जैसे कि हमने देखी केमिकल रिएक्शन क्या हुआ। केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने जो हमारे बॉन्ड है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने एक या एक से ज्यादा जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें आयंस भी हो, एटम्स भी हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हो, राइट, आयनिक कंपाउंड्स भी हो, आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं, नए बॉन्ड बनाते हैं, रीअरेंजमेंट होता है और नया कंपाउंड मिलकर के नया कंपाउंड नया केमिकल सब्सटेंस हमें मिल जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। इसमें केमिकल चेंज होता है, नई चीज बनती है, राइट। उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे, जैसे वाटर का बनना, हाइड्रोजन का कंबस्ट होना, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में कम है ना रिएक्शन होना, मीथेन के और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होना, ये चीज एग्जांपल्स को डिस्कस करा। फिर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझा कि भाई रिएक्टेंट क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं कुछ नया बनाने के लिए, और प्रोडक्ट जो कुछ नया बनता है रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करने से। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, फिर एरो का साइन लगाएंगे जिसकी टेल रिएक्टेंट की तरफ, हमेशा हेड प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। बस उस पूरी केमिकल रिएक्शन को जो स्टेटमेंट वाइज है, भाई मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। दिखने में भी सुंदर लगता है और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, लिखने में आसानी रहती है। साथ के साथ फिर उसको हम बैलेंस करते हैं। क्यों? ताकि हम एंश्योर कर पाए कंजर्वेशन ऑफ एटम, राइट। एटम कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को भी हम एंश्योर कर पाए, उसको भी हम उल्लंघन ना करें, उसका भी पालन करते हुए बस बैलेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया साइंटिस्टों द्वारा, जिसमें हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि हम ये चीज एंश्योर कर पाए कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट करे वो सेम हो। यानी पार्टिसिपेट अगर 10 ने करा है तो जो कुछ बने उसमें भी वो 10 के 10 हो। समझ रहे हो ना? मान लो अगर 10 ऑक्सीजन 10 मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट करा है तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं वो भी उतने हो जिसमें 10 ही मैग्नीशियम और 10 ही ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। कुछ भी खत्म है, कुछ भी नया ना बन जाए। ऐसा ना हो तुमने 20 केमिकल सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया, तुम्हें वहां 22 मिल गए, यानी 2 एक्स्ट्रा मिल गए, या फिर तुमने 20 को रिएक्ट करवाया, तुम्हें प्रोडक्ट साइड में 18 मिल गए, 2 खत्म हो गए। समझ में आया? तो वो नहीं होना चाहिए, दोनों चीज बैलेंस रहे, तो इसलिए बैलेंसिंग हम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो भाई प्रेसिपिटेट बनता है, हीट बनता है, चेंजिंग टेम्परेचर में चेंज आता है, कलर चेंज हो जाता है, और साथ के साथ गैस में कुछ कुछ रिएक्शंस में निकलती है। अब जरूरी नहीं कि चारों की चारों कहानी हर रिएक्शन शो करे, कुछ कुछ शो करता है, कुछ कुछ बताता है, कुछ कुछ दिखाता है, अलग अलग रिएक्शन अपने अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देता है, पर लगभग वो इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा आज का इस लेक्चर का पूरा क्विक रिवीजन था, सार था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मजा आया, क्लियर हुआ, एकदम डाउट एकदम क्लियर हो गया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के भी या और बच्चों के भी जो डाउट है इससे रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि आप पहले से अवेयर रहो नई नई लेक्चर के लिए जो आने वाले हैं इसी टॉपिक पर, फिर और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मजा आया होगा। तो अब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।